देखो बेसिकली 11th है, 11th में हर स्कूल अपना अलग अलग पेपर बनाता है। कुछ स्कूल वाले ऐसे भी हैं जो 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ाते हैं जो चैप्टर उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर वो सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाते हैं 11th में फिजिक्स में कुछ चैप्टर छोड़ देंगे और बोलेंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 11th का जो सिलेबस होता है वो बोर्ड में नहीं आता ना, पहले आता था 11th का बोर्ड में आता था, 11th ट्वेल्थ दोनों पढ़ना होता था और फिर इसके बाद एक ही बार पेपर देना होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसका नुकसान भी है, फ़ायदा तो ये है कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता 2 साल का, लेकिन नुकसान है कि टीचर अब सारा पढ़ाते नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो भी टीचर को कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, चलिए एक टॉपिक होता है कि आपको पता है जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर की बात नहीं कर रहे हम, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास जो होता है ना वो डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू शो करता है, डेसिमल वैल्यू शो करता है। तो उसको शो करने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उस दिन डिस्कशन हो रहा था बाइंडिंग एनर्जी का, याद है तुमको, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। एक और रीज़न होता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए शो करता है क्योंकि वो उसके कई सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपको पता है कार्बन 12, 13, 14, क्लोरीन 35 और 37, 30 और 37। तो ऑक्सीजन का भी होता है आप जानते हैं। ठीक है, पोटेशियम का भी होता है आप जानते हैं। पोटेशियम के 4-5 आइसोटोप्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो सारे के सारे आइसोटोप्स ना एटमॉस्फेयर में बराबर अमाउंट में नहीं रहते हैं। कुछ आइसोटोप ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, जैसे कुछ है 50%, कुछ है 30%, कुछ है 20%, ऐसा होगा। तो हम लोगों को एक एटॉमिक मास निकालना होता है, तो हम लोग उसका एटॉमिक मास वो मान लेते हैं जो उन सारे आइसोटोप्स का एवरेज वैल्यू आता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा निकालना हो कि किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि 3 एलिमेंट हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है, उसके 3 अलग अलग आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो अगर एक एलिमेंट है मान लो A, उसके 3 आइसोटोप्स हैं A1, A2, A3, और तीनों आइसोटोप का मास जो है वो अलग अलग है। तीनों आइसोटोप्स का मास जो है वो अलग अलग है। ऑब्वियसली अलग अलग होगा तभी उनको आइसोटोप बोलेंगे आप। ठीक है, सही बात है ना। और उनका जो एटमॉस्फेयर में उनका परसेंटेज है वो भी अलग अलग है। परसेंटेज का मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि कार्बन 12 जितना % अवेलेबल हो उतना ही कार्बन 14 भी हो, अलग अलग हो सकता है। आपको पता है कार्बन 14 कम अवेलेबल होता है, कार्बन 12 ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो उस केस में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको भी लिखवाएंगे। मतलब जो आप एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं वो सारे आइसोटोप्स के एवरेज वेट का एवरेज होता है। वो निकालते कैसे, सवाल इस पर आता है। तो देखो मेरी बात समझो, मान लो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि लेट देयर आर 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं। लेट देयर आर 2 आइसोटोप्स Z1 एंड Z2। Z1 Z2 2 आइसोटोप है किसी एक ही एलिमेंट के, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक वेट Z1 का अलग होगा, Z2 का अलग होगा ना, विथ एटॉमिक वेट्स, विथ एटॉमिक वेट्स W1 और W2 मान ले रहे हैं, W1 एंड W2, एटॉमिक वेट W1 W2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो Z1 एक एलिमेंट है, Z2, देखो सवाल में ये तो कोई नाम होगा, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के लिए, बात में आ रही है। और ये कोई नंबर होगा, ये कोई नंबर होगा ना, वेट का नंबर। ठीक है, लेट देयर आर 2 आइसोटोप Z1 एंड Z2 ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक वेट्स W1 एंड W2 which occur in nature in x1 percentage and x2 percentage respectively। इसका मतलब है कि आप अगर पूरे एटमॉस्फेयर में जेड एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका जो Z1 वाला आइसोटोप है वो x1% अवेलेबल है, और जो Z2 वाला आइसोटोप है वो x2% अवेलेबल है। Z1 का वेट कितना है W1 और Z2 का वेट कितना है W2। ठीक है, तो बात आती है कि इसका एवरेज एटॉमिक वेट आप कैसे लिखेंगे। मतलब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन का मास बताओ कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, तो तुम प्रोटियम का बताओगे या ड्यूटेरियम का बताओगे या ट्राइटियम का बताओगे, कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो जाएगा। तुमसे हम सिर्फ बोले कार्बन का एटॉमिक वेट बताओ, तो तुम कार्बन 12 का बताओगे या कार्बन 14 का बताओगे, कन्फ्यूजन आएगा तुम्हारे मन में। कोई बच्चा है जो नहीं जानता, अगर तो उससे पूछोगे बताओ क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, तो बताओ क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो उसी के लिए, इस कन्फ्यूजन बचने के लिए सबका मिला जुला करके एक एवरेज वेट निकाला जाता है। उस एवरेज वेट को ही आप याद करते हैं।
ठीक है, पहले इस बात को लिखिए। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट थे Z1 मतलब एक एलिमेंट के दो आइसोटोप Z1 Z2 थे, जिसमें Z1 का एटॉमिक वेट W1 था, Z2 का एटॉमिक वेट W2 था। Z1 जो था वो x1% एग्जिस्ट कर रहा था नेचर में, ये डेटा भी सवाल में नंबर के फॉर्म में दिया होगा, और Z2 जो था वो x2% अवेलेबल था। तो अगर आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, देखो एवरेज वेट कैसे निकालता है। क्या करना होता है कि Z1 का मास और परसेंटेज गुणा कर दो W1 इंटू x1, और प्लस सेकेंड वाले का भी मास और वेट का गुणा कर दो इंटू x2, और अपॉन में x1 प्लस x2 कर दो। ठीक है, मतलब दोनों के मास परसेंटेज गुणा करो और दोनों को जोड़ दो और डिवाइड करो दोनों के परसेंटेज के सम से। ये जो आंसर आएगा ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। मतलब इसको आप मान लेंगे कि हाँ ठीक है, यही वेट होता है किसका, आप ये किसका वेट बोल पाएंगे, Z का बोल पाएंगे। पास में आएगा Z का, वो एलिमेंट जिसके आइसोटोप की चर्चा हो रही थी Z, उसका वेट ऐसे निकाल लिया जाएगा। बस में आएगा, आप उसका वेट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर मतलब जो भी आपके स्कूल का है वहाँ मिल जाएगा आपको ऐसा। इसको वेटेड एवरेज, ये बेसिकली तरीका एक मैथ्स का होता है, एक मैथ्स का तरीका होता है, इसको वेटेड एवरेज होता है। ये फॉर्मूला जो बनता है ना, ये फॉर्मूला मैथ्स के तरीके से बनता है, तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। तो AIPMT में एक बार एक सवाल आया था, तुम सवाल सुन करके हंसी आनी चाहिए आपको, ठीक है। मतलब हंसी का मतलब कि सवाल आसान आते हैं, बच्चे जल्दबाजी में सवाल गलत कर देते हैं। सवाल लिखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18, 18 एंड 20, 18 और 20 रिस्पेक्टिवली। हो गया, फाइंड इट्स मास नंबर, फाइंड इट्स मास नंबर। लगाओ सवाल और बहुत जल्दी से आंसर बताओ ना। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ना। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखें यहाँ पर, n लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही होता है मास नंबर। और मास नंबर फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तो काउंटिंग नंबर्स होता है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सवाल में दे रखा है 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दे रखा है। तो आपको पता है कि एक न्यूट्रल एटम अगर है, अगर कोई एटम है एलिमेंट का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। तो या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दीजिए, या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर ही होता है अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 18। आंसर कितना आ रहा है, 38, क्योंकि आपका मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका मास नंबर 38 आ गया। ये सवाल AIPMT का है। सवाल नीट में बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जो सरल आते हैं, ठीक है, जो बहुत सरल आता है ना। और ये सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा फिर दिक्कत है ना आपके साथ। मतलब बेसिकली जो Z होता है एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, है ना, किसके बराबर होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ये। A क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर ना, ठीक है। नंबर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो, वेवलेंथ के बारे में पढ़े आप, ठीक है, और एनर्जी के बारे में पढ़े आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला था एनर्जी, E बराबर H इंटू न्यू। एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। E क्या होती है, फोटोन की एनर्जी, जिस फोटोन की बात कर रहे होता है। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और आपको एक और होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और उसमें कि एक वेव कितने देर में, मतलब कोई वेव है जो एक वेव कितने देर में बना रही है, एक वेव कितने देर में बना रही है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में जितने वेव बनी उसको फ्रीक्वेंसी बोलता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे का उल्टा होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एनीबॉडी, किसी को याद है, 6.626 इंटू 10⁻34। हाँ ऐसा ही होता है क्या, तो यहाँ लिख देते ना वैल्यू, H बराबर 6.626 10⁻34। हाँ यूनिट भी बता ही तो, जब तक बता रहे हो तो जूल, बस जूल सेकंड होता है बेटा, ठीक है, जूल सेकंड है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। इसको तुम 1 बाई टाइम लिख सकते हो, टाइम ऊपर चला जाएगा तो सेकंड भी आ जाएगा। एनर्जी का जूल यहीं से निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से आता है, ठीक है। अभी तो इसके अलावा कुछ पढ़े नहीं हो, एक और फॉर्मूला वेव नंबर का पढ़े हो। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। हाँ एक बार में नहीं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर,
1 मीटर में कितनी वेव बन रही है, क्या बोलेंगे, वेव नंबर, उसको लेमडा न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखिए सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 2 × 10⁶ हर्ट्ज इज 2 × 10⁶ हर्ट्ज। What is the wavelength? What is the wavelength of the radiation? What is the wavelength of the radiation in meters? What is the wavelength of the radiation in meters? लगाइए सवाल जल्दी से। हाँ, एक फॉर्मूला आप और पढ़े हैं, भूल गया, एक फॉर्मूला आप और पढ़े हैं, आप पढ़ चुके हैं। C बराबर, ये फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े हो? C बराबर क्या पढ़े? C बराबर लेमडा अपॉन में T, या फिर इसी को लिखते हैं C बराबर लेमडा इंटू न्यू। ठीक है, अरे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, ऐसे ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखो, इसको लेमडा बराबर ct याद रखो ना, लेमडा बराबर ct। ठीक है, करिए इस सवाल को। वेवलेंथ पूछ रहा है तो तुम बस ये देखो कि वेवलेंथ कैसे निकाला जाएगा, वेवलेंथ कैसे निकाला जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, गलती मत करना, सब कुछ ऐसा ही यूनिट होना चाहिए। 1.5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तुम क्या निकाल रहे हो मीटर पर सेकेंड? वेवलेंथ किस में निकलता है? वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। हाँ, ऑप्शन 4 है मेरे पास। 1.5 × 10⁴, 1.5 × 10⁻², सारे मीटर में हैं। 0.66 × 10⁻², 6.0 × 10⁻14, 1.5 × 10⁻+2 मीटर। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो जो फिजिक्स के सवाल लगाने का तरीका क्या होता है ना, आप छोटे छोटे सवाल से सीखिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे तुम 11th में आगे बढ़ोगे सवाल का साइज़ बढ़ते हुए चला जाएगा और सॉल्यूशन आधे पन्ने से 1 पन्ने से 1.5 पन्ने का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में आदत डालो, सबसे पहले जो दिया उसको सिंबल के फॉर्म में नोट करो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 2 × 10⁶ हर्ट्ज़। तुम हर्ट्ज़ को पर सेकेंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ट्ज़ भी ऐसा ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड बनेगी ना, यहाँ से देखो बनेगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/टाइम, तो टाइम ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड बनेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे लेमडा पूछ रहा है, लेमडा। तो न्यू और लेमडा में रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है ना। क्या होता है रिलेशन? C = लेमडा इंटू न्यू, डायरेक्ट। बस मेरी क्या मतलब, अगर इसका एक मतलब ही निकलता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, इसका एक मतलब निकलता है कि अगर कोई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर कोई वेव है, उसके आप अगर उसके वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी, किसी वेव के पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, वेव का वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उन दोनों का गुणा करोगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। बस मेरी क्या, अगर आप फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वेव की होती है। वेवलेंथ किसका होता है? वेव का होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अगर आप गुणा करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी वेलोसिटी सी के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सी की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स यही होती है, मीटर पर सेकेंड। लेमडा की वैल्यू निकालनी है आपको, और न्यू दे रखा है 2 × 10⁶, है ना। पर सेकेंड लिख दो इसको भी, पर सेकेंड सेकेंड इनवर्स। अगर तुम सारा यूनिट रखते हुए करोगे ना तो भी यूनिट में दिक्कत आएगी नहीं, सारे यूनिट रख तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी पर सेकेंड है, ये भी पर सेकेंड है, पर सेकेंड कट जाएगा, मीटर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा 10⁶ से 10⁸ कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि पावर घट जाता है। और ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो लेमडा बराबर कितना आएगा? 3 नीचे /2, तो 10 के पावर कितना बचेगा? 2, और यहाँ क्या बचा है? मीटर। ये हो गया 1.5। इस सवाल को सही करके खुश मत होना, मैं बता रहा हूँ, तो आपको फ्री का नंबर दे जाता है। हो गया?
अगर ये हो गया तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत बनाएंगे। देखो क्या बनाएंगे, इधर देखो, यहाँ से तुम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो ना। न्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सी बाई लेमडा आएगी। अच्छा, इस न्यू की वैल्यू को अगर मान लो कभी सवाल में ऐसा हो कि सवाल में लेमडा दे दे, सवाल में लेमडा दे दे और एनर्जी पूछ ले डायरेक्ट, बोले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मेरी बात सुनो, सी की वैल्यू यहाँ 3 × 10⁸ आप तभी रखेंगे जब वो कौन सी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, या फिर लाइट लिखा हो सवाल में। अगर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो फिर आप सी, अगर बोल दे कि साउंड वेव चल रही है, साउंड वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है, बताइए कितनी एनर्जी लेके चल रही है, तो यहाँ सी की वैल्यू 3 रख दोगेगा, वो वाली वैल्यू नहीं रखोगे ना, साउंड वेव की अलग वेलोसिटी होगी, फिर सवाल में जरूरत पड़ेगा। कोई भी वेव हो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो सी की वैल्यू वही रखेंगे, कितनी 3 × 10⁸। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है, गामा हो सकता है, यूवी हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, विजिबल हो सकता है, माइक्रो रेडियो, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो मान लो सवाल में लेमडा दे दिया और तुमसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी, तो एक काम करो, न्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, E बराबर hc बाई लेमडा। देखो ये समझ में आ रहा है तुमको फॉर्मूला, बस न्यू की जगह सी बाई लेमडा रख दिया, बात में आ रही क्या? ये सबसे ज़्यादा जरूरी फॉर्मूला है, E बराबर hc बाई लेमडा, क्योंकि अभी इसी फॉर्मूले का आगे यूज़ करेंगे हम, जब डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले का भी आगे यूज़ किया जाएगा। ये क्या है, ये है बेसिकली रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एन। क्या किसी भी वेव के लिए है? जब तक यहाँ सी लिखा हुआ है किसी भी वेव के लिए नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस बात को लिखिए आप, और ये फॉर्मूले को सुंदर से कॉपी के बीच में नोट करो।